ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट क्लास कवर करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जो कम्प्लीटली मिसिबल है और जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। तो पिछले क्लास में हम लोग आप लोग को एक प्रॉब्लम दिए थे आरसी मुखर्जी का, याद है? तो क्या बना लिए थे? नहीं लगता सेम टाइप का प्रॉब्लम था। लेकिन अच्छा, एक पार्ट में डाउट है तो उसको बाद में देखते हैं, ठीक है? उसको पहले आप थ्योरी को बढ़ाते हैं और जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। खाली अपना डाउट बता दिएगा, डाउट क्या है। चलिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, तो ये जो मान लेते हैं कि मैंने एक आपके पास एक पॉइंट बनाया और इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग को एक प्रेशर का वैल्यू रहा होगा, नहीं ऐसा क्रॉसपॉन्डिंग एक कम पोजिशन रहा होगा एक्स से प्लस एक्स बी, यहाँ पे कुछ एक्स और एक्स बी का वैल्यू रहा होगा। तो ये जो प्रेशर मिलता था वो किस पॉइंट का प्रेशर था? फर्स्ट बबल बनने का, हाँ है ना? ओके, बट उसी को प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर जो वैल्यू है यहाँ पे अगर लाकर छोड़ मेंटेन करते हैं, इसी वैल्यू पे अगर आप रुक जाते हैं और आपको आइडिया होगा कि अगर फर्स्ट बबल बना है तो सेकंड बबल भी बनेगा, हाँ है ना? थर्ड बबल भी बनेगा, फोर्थ बबल भी बनेगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि बबल का बनना और बबल का बस्ट होना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा इस प्रेशर पे, हाँ या ना? इसका मतलब है कि इस पार्टिकुलर कंपोजिशन के लिए आप एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं जिसका वेपर प्रेशर इतना हो सकता है। लेकिन तो जब फर्स्ट बबल बनता है तो क्या वहाँ वो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहता है या बहुत सारा बबल बनना पड़ेगा? बहुत वेपर बनेगा तब ना रेट ऑफ इनिशियल क्या था कि वेपर नहीं था, वेपर बनना शुरू हुआ, तो वेपर बनना शुरू हो तो वेपर का कंडेंसेशन भी तो शुरू हो जाएगा साथ साथ। लेकिन इनिशियल क्या रहेगा कि जब आप लिक्विड से वेपर की तरफ जा रहे थे, प्रेशर कम कर रहे थे, तो इनिशियली रेट ऑफ वेपराइजेशन ग्रेटर एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, बट कुछ देर के बाद ऐसा नहीं लगता है, कुछ देर के बाद ये हो जाएगा रेट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, हाँ या ना? रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो जब फर्स्ट बबल बना था तब तो लिक्विड में एक्स और एक्स बी ही था। जब फर्स्ट बबल बना था तो लिक्विड में कंपोजिशन एक्स और एक्स बी था, बट जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो क्या लिक्विड का कंपोजिशन जिस कंपोजिशन को लेकर आप काम किए थे वही रहेगा या लिक्विड का कंपोजिशन कुछ और हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ और हो जाएगा। और ए तो डैम श्योर देख रहे थे, ए भी मैंने ऑब्जर्व कर रहा था कि जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे ए का ज़्यादा है, तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है उसका वेपर में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे।
तो अगर ए का वेपर में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ए का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन क्या यही रहेगा या इसके रेस्पेक्ट में कम जाएगा? डिस्टर्ब हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? कम जाएगा, हाँ या ना? यस। तो एक्चुअल सिचुएशन ए रहेगा, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं, कि ए लाइन तो बबल पॉइंट का लाइन था, बट किसी एक पार्टिकुलर कंपोजिशन, मान लेते इस कंपोजिशन के लिए यहाँ पे मेरा एक वैल्यू था, वो वैल्यू एक्चुअली था फर्स्ट बबल पॉइंट जहाँ बना था, लेकिन इसी प्रेशर पे अगर रुक जाते हैं, सेम प्रेशर पे, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि इसी प्रेशर पे अगर रहते हैं, जो बबल पॉइंट का प्रेशर था, उसी प्रेशर पे अगर आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा जिस कंपोजिशन को लेकर आप शुरू किए थे स्टूडेंट फर्स्ट बबल के टाइम पे, ठीक है? इसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वेपर में एक्से का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जो आप लिए थे, हाँ या ना? क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, लेकिन फिर एक और ए का लिक्विड फेज में अगर एक में बढ़ रहा तो दूसरा में कम हो जाएगा ना। यस। तो आपने सॉल्यूशन क्या बनाया था? आपने ओरिजिनली सॉल्यूशन ए बनाया था, हाँ या ना? ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन था जो आपने रेडी किया था, लेकिन इस बबल पॉइंट प्रेशर पे जब आप आकर रुक गए और जब वेपर और लिक्विड के बीच में, वेपर एंड लिक्विड के बीच में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैंने ऑब्जर्व किया कि वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन जो मैंने लेकर काम किया था ओरिजिनल सॉल्यूशन उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, बट वही लिक्विड में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऐसा रहेगा ना, लिक्विड और वेपर आपस में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो वेपर में ए और बी का मोल, वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तो लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है। दैट्स वाई मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया और एक ग्राफ ऐसे बनाया। ए ग्राफ वेपर का रहेगा, ए ग्राफ किसका रहेगा? लिक्विड का रहेगा, लेकिन ए और ए ग्राफ किस पॉइंट का है? इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इसके बीच में क्या मेंटेन है? इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ओके, तो यस, तो हम लोग का कंपोजिशन ये था सॉल्यूशन का, पर जब हम लोग यहाँ पे जब बबल बनना शुरू हुआ वहाँ पे अगर उस पर अगर हम लोग स्टिक करके रुक कर ऑब्जर्व किए, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का टाइम दिए, तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वेपर में जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया विथ रिस्पेक्ट टू जो मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन था, बट उसी का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कम हो गया। दैट्स वाई अब देखिए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन ए था। ओरिजिनल ए क्या था? ओरिजिनल सॉल्यूशन का बबल पॉइंट प्रेशर, बट जब इसी पॉइंट पे मेंटेन कर दिए तो यहाँ से देखिए ए वेपर का ग्राफ है और एक किसका? लिक्विड का। किस पॉइंट का? टी इक्वल 0 फर्स्ट बबल का या इक्विलिब्रियम पॉइंट का? इक्विलिब्रियम पॉइंट का। तो इस ग्राफ को भी अगर हो सके तो आप माइंड में रखिएगा। ये पूछने का चांस कम है, बट कभी कभी एडवांस लेवल पे पूछा जा सकता है। ओके, समझ में आ गया ग्राफ? और इसी को एक्चुअली मैं एक स्टैंडर्ड बुक से एक ग्राफ को बोरो किया हूँ। बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय शर्मा एंड पुरी, एमएससी में चलती है। तो इस जो मैंने बोला उसका नाम है लीवर रूल। कौन सा रूल? लीवर, LEVER, रिवर नहीं, लीवर रूल।
अब बताइए, इसी ग्राफ को अगर बॉइलिंग पॉइंट के पैरामीटर पे अगर ड्रॉ करना रहता, सेम ग्राफ, तो नहीं लगता कि ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? और ग्राफ को क्या वैसे रखना है या उल्टा कर देना है? उल्टा कर देना है। जब वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन तो टी कांस्टेंट रखते हैं, बट जब बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे तब क्या कांस्टेंट रखेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कीपिंग कांस्टेंट। तो जिसका वोलेटाइल ए है था पी नॉट बी, तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो रहेगा टी नॉट बी, ये रहेगा टी नॉट ए। और ए किसका? वेपर का, और ए किसका? लिक्विड का। बट उससे अभी भी आंसर पे कोई इफेक्ट, ए है एक्स ए, है एक्स बी, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1, और एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, तब फिर भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ये आपका सोल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी ओरिजिनल सोल्यूशन था तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो बोले वेपर में किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा? ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, करेक्ट। और लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ए का कम हो जाएगा। एक है एक्स डैश ए, एक्स डबल डैश बी। देख नहीं रहता कि लिक्विड में एक्स डैश ए का कम जाएगा तो बी का ज़्यादा हो गया। बी यहाँ पे था और बी एक्स बी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और एक्स ए इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, ओके, हाँ या ना? तो यहाँ पे एक्स बी यहाँ था, एक्स डबल डैश बी बढ़ गया, तो ए रहा ग्राफ किसका? बॉइलिंग पॉइंट वर्सेज मोल फ्रैक्शन का। और ए ग्राफ हर पार्टिकुलर कंपोजिशन के लिए नहीं रहता है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। ये दोनों ए ग्राफ आपस में क्या मेंटेन किए हुए हैं? इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, पी नॉट बी, ये है पी नॉट ए, एक किसका ग्राफ था? नॉन आइडियल का तो है, बट नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन? वेरी गुड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। किसका है? पॉजिटिव डिविएशन में तो प्रेशर ज़्यादा होता है। वेपर प्रेशर एक ऐसा पार्टिकुलर कंपोजिशन जिस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है, करेक्ट। और वो मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी, यही बात मैं बोला होगा, करेक्ट। तो इस वर्टेक्स से क्रॉसपॉन्डिंग जो कंपोजिशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? एजियोट्रॉप। तो अभी जो ग्राफ मैं यहाँ पे इससे पहले लिया वो ग्राफ था स्टूडेंट आइडियल सोल्यूशन का, लिख लीजिएगा। किस कौन सा सोल्यूशन का था स्टूडेंट? आइडियल सोल्यूशन ग्राफ था, आइडियल सोल्यूशन का, ओके। लेकिन अगर इस आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ के यही था ना, समथिंग लाइक दिस, तो आइडियल सोल्यूशन में स्ट्रेट लाइन चलता है, हाँ या ना? ए और ए, एक किसका था? वेपर का, एक किसका था? लिक्विड का, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है।
तो ऐसा ही ग्राफ अगर मैं इसका अगर इसके लिए ड्रॉ करने के लिए बोलूँगा तो कैसा ग्राफ होगा? तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाए हैं स्टूडेंट, लाइक एक्स ए प्लस एक्स बी, बट यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, बट वेपर में किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है? ए का ज़्यादा। तो वेपर में जाने के बाद ये तो अलग, ये बहुत स्पेशल केस है। वेपर में जाने के बाद एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश भी हो जाएगा, है ना, और ए का बढ़ जाएगा, ए का बढ़ जाएगा, बट लिक्विड में ए का कम जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे आकर इन दोनों को यहाँ पे मिला क्यों दिए? तो मिला मैंने नहीं यहाँ पे जाकर आकर ज्वाइन करवाया, ये इसका क्वालिटी था। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर आप बनाते हैं तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन और वेपर में मोल फ्रैक्शन कभी डिस्टर्ब होगा या सेम ही मोल फ्रैक्शन रहता है ना? दिस इज द क्वालिटी ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर हुज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इवन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? ऑलवेज सेम रहता है। दिस इज द ओनली वजह कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन से सेपरेट नहीं करते हैं। दिस इज द रीजन कि वेपर फेज और लिक्विड फेज का ग्राफ यहाँ पे क्या कर दिए हैं? मैच कर दिए हैं। यस कॉन्साइड हो गया, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रहेगा तो उसका लिक्विड फेज और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अलग अलग नहीं रहेगा। जो आप ओरिजिनल बनाए हैं ना, जो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन रहेगा वही सोल्यूशन का कंपोजिशन ऑलवेज मेंटेन रहेगा, करेक्ट? क्योंकि यही क्वालिटी था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। बट ये हर कंपोजिशन के लिए, सिर्फ पार्टिकुलर इस मिक्सचर के लिए, पार्टिकुलर एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन के लिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे मेरा मार्कर जा रहा है नहीं लेता, पहले प्रेशर इंक्रीज हुआ, है ना, और यहाँ पे आकर मैक्सिमम हो गया। बाद में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, तो प्रेशर इंक्रीज करने में ज़्यादा रोल किसका रहा होगा? ए का, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, हाँ या ना? इसका मतलब जब तक प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तब तक वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड फेज। लेकिन जहाँ से कम होना शुरू हुआ, इसका मतलब जहाँ से कम हो रहा है तब अब कौन ज़्यादा शुरू कर रहा होगा? किसके कारण कम होगा? किसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम था? बी का। अरे ए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो ये मेरा जो ग्राफ है, नीचे का ग्राफ कौन सा? नीचे का ग्राफ वेपर का ग्राफ था ना। किसका था? याद रखिएगा, नीचे का ग्राफ होता है वेपर का, ऊपर का लिक्विड का। तो अब ए क्या रहेगा? वेपर का, और ये किसका रहेगा? लिक्विड का। तो इस पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे कोई कंपोजिशन लेते हैं और ऐसा एक लाइन खींचते हैं, तो अब बताइए, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू रहेगा, करेक्ट, तो वेपर में उसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा? इधर जाएगा या इधर आ जाएगा? ये वेपर का ग्राफ है, ये वाला। देखिए वेपर का एक्स का वैल्यू कम हो गया, करेक्ट। और व्हाट अबाउट एक्स बी? यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी लेते हैं इस जोन के बाहर, इस जोन में, इस वाले जोन में। तो इस वाले जोन में अगर यहाँ पे कोई कंपोजिशन लेते हैं तो यार ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ एक अलग मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट को पी बोलते हैं, तो पी और पी नॉट के बीच का ए पी है, अरे पी नॉट ए है। तो ए लिक्विड का है और ए क्या रहेगा? क्यों? वेपर का ग्राफ नीचे। और यहाँ पे कोई, तो अब ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कोई एक्स ए और एक्स बी लिए होंगे, तो नहीं लगता है कि एक्स ए का वैल्यू अब एक्स डैश ए यहाँ पे बनेगा, हाँ या ना? तो एक्स ए यहाँ से यहाँ आ गया वेपर में, तो इस तरह इस डायरेक्शन में तो एक्स ए का वैल्यू कम होता है ना, ज़्यादा होता है या कम होता है? यस, तो कम होना भी चाहिए था, क्योंकि अब प्रेशर डिक्रीज करना शुरू किया था। क्या होना शुरू हुआ था? डिक्रीज कर रहा था। इसका डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ए कम जा रहा है, अब बी वेपर में ज़्यादा जा रहा है, ओके, और इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। और लास्टली
सर इसको रट जाएंगे, ऐसा ग्राफ होता है। क्या करना है? रट जाना है। मैं तो समझ लिया हूँ, बट साथ में मैं इसको रट भी गया हूँ, तो आप भी रट जाइए। बोर्ड में नहीं आएगा, बट एडवांस में इस एक ग्राफ आने का चांस बन सकता है। मैं सोचता हूँ जेई मेन तक नहीं आना चाहिए, नीट तक नहीं आना चाहिए। नीट में तो बहुत आसान आता है। तो एक किसका ग्राफ था फास्ट, पॉजिटिव डिविएशन का या नेगेटिव डिविएशन का? तो क्या इसी तरीके से आप नेगेटिव डिविएशन का ड्रॉ कर लेंगे? अच्छा, यह था वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अगर इसमें रहता बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो ग्राफ समझ में आ जाएगा। क्या करना है? इसको यहाँ और इसको यहाँ, और पूरे ग्राफ को उल्टा कर दीजिएगा। यस, तो मैं आपको पॉजिटिव डिविएशन के लिए ड्रॉ किया था, आप निगेटिव डिविएशन के लिए ड्रॉ कर लीजिए। डू इट फास्ट। और नहीं ड्रॉ कीजिएगा तो ये तो मिला ही है ना, देख ही रहे होंगे। करेक्ट। पीडीएफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का भेजे थे, तो यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या लिखे हैं? कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। अभी तक हम लोग जो पढ़ते हो क्या पढ़े थे? सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। यस, तो सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड मतलब देखिए, ऐसे कुछ भी चीज़ कंप्लीटली इमिसिबल रियल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली इमिसिबल का फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दे भी दिया आपको कि एक काम कीजिए, किरोसिन ऑयल और प्लस वाटर को मिलाइए और पूरा मिलाने के बाद कुछ देर छोड़ते हैं तो नहीं लगता है वाटर नीचे बैठ जाएगा, किरोसिन ऑयल ऊपर आ जाएगा? हाँ या ना? क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है और किरोसिन ऑयल का डेंसिटी कम है, और वो आपस में मिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि एक है हाईली नॉन पोलर और एक है हाईली पोलर। एंड वी नो दैट लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक। करेक्ट। यस। तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा तो आपके दिमाग में तो रहेगा, अच्छा सर तो बोले कि एक है हाईली नॉन पोलर, दूसरा है हाईली पोलर, तो मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, ये दिस इज मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ कम्प्लीटली इमिसिबल। तो ऊपर किरोसिन ऑयल को ऊपर से हटा दिए और पीना शुरू कर देंगे। ऐसा करेंगे क्या? नहीं लगता मीठी तेल का थोड़ा, सॉरी किरोसिन ऑयल का थोड़ा स्मेल आएगा? ऑब्वियसली आएगा। तो थोड़ा भी उसमें स्मेल और ऑर्डर आ गया मतलब थोड़ा बहुत तो मिक्स हुआ। दैट्स वाई ये जो कंप्लीटली बोलते हैं वो कंप्लीटली का मतलब 99.9% ठीक है, तो हम लोग उसको 100% मानकर सोच रहे हैं। पहला बात तो आप ये सीख गए। सेकेंड सिचुएशन, कंप्लीटली इमिसिबल का मतलब ये है कि आप पूरा भीड़ में हैं फिर भी अकेले हैं।
तो होता नहीं, कभी कभी बहुत लोग आसपास हैं और इंसान अकेला है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि आप बस स्टॉप पे हैं, बहुत क्राउड है, अभी का सीन में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मान लेते कि सब कुछ नॉर्मल रहता, बट वहाँ पे अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो वहाँ पे यू आर द पार्ट ऑफ क्राउड, आप वहाँ पे हैं, बट अगर आप जाना शुरू करेंगे तो लगता है कि आपको कोई रोकेगा, और रोकेगा तो गलत बात है, रोकेगा इसका मतलब है कि आप अगर जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपके जाने पे या वहाँ पे आने पे कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको आप अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल्स आपको नहीं रोक रहा है। तो ये सिचुएशन क्या हुआ, इस सिचुएशन हुआ कि कंप्लीटली इमिसेबल है, करेक्ट। इसका मतलब है कि आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जो अदर मॉलिक्यूल्स है वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्लीटली इमिसेबल है, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स ही नहीं हुआ, और तब पूछेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बना क्या? सॉल्यूशन तो तब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन तब बोलेंगे ना जब ए और बी मिक्स हो गया, हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि लैंग्वेज बाद में देंगे, ठीक है, लैंग्वेज दूंगा नहीं, लैंग्वेज सिर्फ यहाँ पे पढ़ दूंगा, आप लोग लिखिएगा। आप लोग इस जो पीडीएफ को मिलाकर थ्योरी बनाते हैं नहीं बनाते हैं? ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए एंड बी, तो इससे पहले देखते होंगे कि आइडियल या नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव या नॉन आइडियल विथ नेगेटिव में देखते होंगे कि ए अगर जा रहा है तो मैं बी का उसके साथ अट्रैक्शन दिखाता था, नहीं, करेक्ट। बट अब यहाँ पे ए जाएगा तो उसके साथ बी का कोई इंट्रैक्शन रहेगा क्या? अगर बी के साथ कुछ अट्रैक्शन ही रहेगा तो कंप्लीटली इमिसिबल नहीं रहता। इसका मतलब है कि ए और बी साथ में होकर भी साथ में नहीं है, ए और बी साथ में होकर भी साथ में नहीं है स्टूडेंट। इसका मतलब ए जाएगा तो उससे बी को कोई मतलब नहीं है, अब बी जाएगा तो उससे ए को कोई मतलब नहीं है। तो आपको नहीं था कि ए और बी साथ में होकर भी अपना प्योर फॉर्म जैसा बिहेव करेगा, हाँ या ना। इसका मतलब है कि ए अपने तरीका से जाएगा और बी अपने तरीका से जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी अगर अलग अलग भी होता, प्योर ए और प्योर बी, करेक्ट, तो अगर प्योर ए और प्योर बी होता, यहाँ का टी, यहाँ का अगर टेम्परेचर टी है, यहाँ का भी टी है, और यहाँ का तीनों जगह का मैं टेम्परेचर को सेम रखा, तो यहाँ पे अगर प्योर ए होता तो अपना कितना प्रेशर डेवलप करता स्टूडेंट? पी नॉट ए, और तब यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू कितना आप लेते हैं? 1, हाँ या ना। यहाँ पे अगर प्योर भी रहता तो कितना प्रेशर डेवलप करता? पी नॉट बी, तो एक्स बी का वैल्यू क्या, मतलब प्योर हो गया। तो अब यहाँ पे जब रहेगा और बोल दिए हैं कि ए और बी मिक्स नहीं हुआ है, और अपने जब ए जाएगा तो उसको बी नहीं अपोज करेगा, जब बी जाएगा तो ए अपोज नहीं करेगा, मतलब ए और बी अपना प्योर वाला प्योर यहाँ पे होते हुए भी ए और बी अपना प्योर फॉर्म जैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड के केस में ए और बी वही इवन इफ दोनों साथ होते हुए भी अपना प्योर फॉर्म का प्रेशर डेवलप करता है, क्योंकि सॉल्यूशन बना ही नहीं है, नाम का साथ में है बट साथ में नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे भी एक्स ए का वैल्यू कितना लेना है? 1, और एक्स बी का वैल्यू कितना ले लीजिएगा? 1। इसका मतलब है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखना है? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ए और बी जो प्योर फॉर्म में अपना कैरेक्टर शो करता, अपना जो प्रेशर डेवलप करेगा, इवन कि दोनों को साथ में भी एक कंटेनर में रख देंगे तो साथ में भी रहकर वो साथ में नहीं है, तो ए के कारण यहाँ पे प्रेशर क्या क्या डेवलप होगा स्टूडेंट? पी नॉट ए। अब बी के कारण क्या प्रेशर डेवलप होगा? पी नॉट बी होगा। तब टोटल प्रेशर ऑफ द तब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा?
तो आप यही लिखेंगे ना कि सर पी ए इक्वल टू तो पी नॉट ए हो गया, अब पी बी इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट बी हो गया। तो डाल्टन्स लॉ अगर यहाँ पे लगाएंगे तो यही लिखना चाहिए था पी ए प्लस पी बी, बट पी ए प्लस पी बी इक्वल टू तो यहाँ पे ए लिखते कि सर ये डाल्टन्स लॉ में तो ये लिखना चाहिए था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बट यहाँ पे रोल्स लगाने का रिक्वायरमेंट है क्या? रोल्स किसके लिए था? आइडियल सोल्यूशन के लिए था ना, आइडियल सोल्यूशन फॉर मिसिबल लिक्विड, आइडियल सोल्यूशन फॉर मिसिबल लिक्विड, बट यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? इमिसिबल है। दैट्स वाई पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बट ये पी ए प्लस पी बी क्या रहेगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी रहेगा। ओके, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, एक इक्वेशन ए बना लेते हैं। और इसको मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। फॉर ए मिक्सचर ऑफ टू कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, ईच लिक्विड exert its own vapor pressure independent of presence of other. Each liquid exert its own vapor pressure which is the vapor pressure in purest form. ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर रहता। Presence of या independent of presence of other, and total pressure is the sum of separate vapor pressure of each component in pure state at given, लास्ट में वो लाइन लिख दिया गया है, and total vapor pressure is the sum of separate vapor pressure of each component in pure state at a given temperature. और उसके बाद लिखा गया है टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बट वो पी ए प्लस पी बी क्या रहेगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी रहेगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए, एक्स डैश ए है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और एक्स डैश बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, एंड ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। लेकिन जब वेपर फेज में चला गया तो वेपर फेज में तो आप ये नहीं बोल सकते हैं, लिक्विड फेज में बोल सकते हैं कि कंप्लीटली इमिसिबल, बट ए और बी गैस के फॉर्म में चला गया तो क्या बोलेंगे कि मिक्स नहीं होगा या मिक्सचर बनेगा? मिक्सचर बनेगा। तो यस, गैस फेज में जब आ गया तो ए और बी आपस में एक आइडियल गैस के जैसा बिहेव, अगर आइडियल हम लोग यहाँ पे आइडियल ही लेके चल रहे हैं, तो ये जब वेपर फेज में रहेगा तो वेपर फेज में जैसे ही आएगा तो उसको तो डाल्टन का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, हाँ या ना? लिक्विड फेज में रॉल्स लॉ नहीं फॉलो किया, ठीक है, लेकिन जब वेपर फेज में आएगा तो वेपर फेज में उसको डाल्टन लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? पी ए इक्वल टू एक्स डैश ए इंटू टोटल प्रेशर, हाँ या ना स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। और पी वी इक्वल टू एक्स डैश बी, यस, और यहां से एक्स डैश ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स डैश ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए बाई पी एस, और पी ए कितना था? पी नॉट ए, और डिवाइड बाई पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। सिमिलरली एक्स डैश बी क्या हो जाएगा? पी नॉट बी बाई पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। देख तो सही है? ओके,
तो एक क्वेश्चन तो एक्स डैश ए एक्स डैश बी निकालने के लिए आ जाएगा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा एक्स डैश ए और एक्स डैश बी। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर इस इक्वेशन को ए बोलते हैं, इस इक्वेशन को बी बोलते हैं, और ए डिवाइडेड बाई बी, तो क्या लिख सकते हैं एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी। और जब एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी लिखिएगा तो कितना मिलेगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। और एक ए भी हो गया। हो सकता है कि एक्स डैश ए एक्स डैश बी का रेशियो पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। तो रेशियो पूछा जाएगा तो बस जो पी नॉट ए बाई पी नॉट ए और पी नॉट बी का जो रेशियो रहेगा वही ए और बी का मोल फ्रैक्शन का रेशियो रहेगा इन वेपर फेज। अच्छा, कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड का अगर लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन का रेशियो पूछा जाएगा कितना होगा, 1 होगा, 1/1। हाँ या ना, क्योंकि लिक्विड में वो साथ में होकर भी साथ में नहीं है और प्योर फॉर्म में ही है। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, where NT is the total number of moles in vapor phase। तो ये हो गया n डैश ए बाई n डैश बी इक्वल टू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। हाँ या ना, तो कभी कभी मास तो देखिए ए लिखें या ए लिखें या यहाँ पे आकर बात करें, अलग बात है, सब एक ही बात है, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, एम ए इंटू मोलकुलर वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू मोलकुलर वेट ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। अब जो जिस तरीके से वो लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वैसा क्वेश्चन पूछेंगे, हम लोग आंसर देने के लिए रेडी हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अब जो बोल रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो होता भी है। मान लेते हैं कि बहुत सीरियस वाला प्रैक्टिकल होता हो। प्रैक्टिकल तो जनरली देखते हैं, प्रैक्टिकल में पता नहीं आप लोग का ग्रुप बनाया जाता नहीं तो, लेकिन एक ग्रुप बनाया जाता है। ओके, कभी चार का ग्रुप रहता है, कभी दो का ग्रुप रहता है। तो मान लेते हैं कि दो का ग्रुप है और उस 2 के ग्रुप में एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल मतलब उनको कुछ भी नॉलेज नहीं प्रैक्टिकल का है। मतलब वो अगर अकेले रहते तो 30 में से 0 मार्क्स लाते, और उनका जो पार्टनर है या 30 में से 2, 3 या 5 ऐसे मान लीजिए, बट उनका जो दूसरा पार्टनर है वो इतना बढ़िया टैलेंटेड है कि उसका 30 में से 30 आता ही है। अब दोनों को अगर मिला दिए तो जिनका नहीं आता था उनका भी कितना आएगा, और जिसका जो नहीं, आप तो ग्रुप में ऐसा थोड़े होगा, ग्रुप में अगर काम किए हैं तो एक को ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, पूरा ग्रुप का तो मिलेगा मार्क्स। ग्रुप का ऐसा रहेगा कभी से, हम लोग भी ग्रुप में प्रैक्टिकल करते थे तो ऐसा थोड़े होगा कि मेरा ग्रुप में कम रहेगा उससे ज़्यादा रहेगा। हाँ, थोड़ा राइटिंग के डिफरेंस अगर थोड़ा बहुत कम डिफरेंस हो सकता है, बट बाकी थीम तो डिट्टो वही रहेगा ना। और इंटरव्यू पे थोड़ा डिपेंड करेगा, इंटरव्यू में अगर थोड़ा ख़राब कर दिया तो दूसरी बात है, लेकिन मोटा मोटी कहने का से 30 में 25 उसको भी आ जाएगा। ज़्यादा फायदा किसको हुआ, जो बहुत टैलेंटेड था उसको या जो टैलेंटेड नहीं था, 0 सन्नाटा उसको ज़्यादा फायदा हो गया, मतलब उसका कल्याण हो गया। नहीं, वेरी गुड। और ऐसा कुछ अगर ग्रुप बनता है तो प्लीज़ ऐसा हेल्प करना है, बचपन का फ्रेंडशिप का बात होता है। हालांकि बात सही नहीं है लेकिन फिर भी करना है, प्रैक्टिकल वगैरह में करना है।
अब देखिए, नाम सुने हैं अलकतरा? अब ये मत बोलिए सर अलकतरा क्या होता है, क्या होता है वो इंग्लिश में? ऐसे हम लोग पीच उसको बोलते रहते थे। एनीवे, तो जो आप बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ कि जो क्रूड ऑयल का सबसे जो वेस्टेज पार्ट है, सबसे क्रूड ऑयल जब अर्थ से निकालते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, तो उसका सब बढ़िया फॉर्म हो गया पेट्रोल या केरोसिन ऑयल या डीजल। लेकिन नहीं लगता है कि बाकी, तो पेट्रोल हो गया 6 to 8 कार्बन का, डीजल हो गया 14 to 16 कार्बन का, इतना का ही होता है जो मैं बोल रहा हूँ। उस वक्त जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बड़ा होता जाएगा तो नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, 500 कार्बन का चेन बना हुआ रहे, हाँ है ना? इट इज़ काइंड ऑफ पॉलीथीन, इट इज़ काइंड ऑफ पॉलीइथिलीन जैसा। अलकतरा देखते हैं इस टाइप का रहता है। तो एक्चुअल में अलकतरा का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, कम रहता है या बहुत ज़्यादा रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है। और देखते हैं रोड बनाने के टाइम पे उसको सड़क के किनारे उसको गर्म करके पिघलाया जाता है। अगर वो मेल्ट होने के बाद भी वो उड़ता नहीं है, वेपर नहीं बनता है। ओके, पहला बात, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दोज टाइप ऑफ पेट्रोलियम कुछ बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, लाइक 600 डिग्री सी। कितना डिग्री सी? 600 डिग्री। उतना पे लेके जाइएगा तब जाकर वो बॉयल करेगा, मतलब उतना पे लेके जाएंगे तब वो वेपर बनते हुए 1 एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का यही डिफिनेशन था ना, जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, हाँ या ना? तो जो काम 600 डिग्री पे कर रहे हैं हो रहा था, और अब कंपनी में काम करते तो कंपनी में क्या लगता है कि 1 लीटर 2 लीटर और 10 kg का काम होता है या लाखों लाख टन का काम होता है? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है ना। तो आप कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके गए कि जो काम 600 डिग्री पे हो रहा था और कंपनी में अगर 50 डिग्री भी आप 50 डिग्री का भी एनर्जी आप बचा देते हैं तो अरबों का बेनिफिट दिलवा दिए। तो जो काम 600 डिग्री पे हो रहा था उसको आप 100 डिग्री से भी नीचे लेकर आ गए। कितना डिग्री से? 100 डिग्री से नीचे ले गए। तो सोचिए कि आपका कितना प्रमोशन हाई हो जाएगा। नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट लेके चले गए। बट घबराने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आज से 40 साल पहले या 100 ईयर पहले आ चुका है, इसलिए आप कुछ नया सोचिएगा जिसका नाम है स्टीम डिस्टिलेशन। क्या नाम है? स्टीम डिस्टिलेशन। एक्चुअली होता क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे इसमें प्योर अलकतरा रहता जिसका बॉइलिंग पॉइंट 600 डिग्री है, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका 600 डिग्री है इसका मतलब 600 डिग्री सी पे जाके वो 1 ATM क्रिएट करेगा, हाँ या ना? और यहाँ पे वाटर है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब 100 डिग्री से पे ही 1 ATM क्रिएट कर देगा, करेक्ट? लेकिन अगर इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो बोलिए अलकतरा और वाटर में विच आर मोर एंड मोर वोलेटाइल? वाटर। और देखिए एक बहुत काम करने वाला है, एक महा लेजी है, और दोनों को मिला दे तो महा जो लेजी वो थोड़ा तो काम करेगा। ऐसा थोड़े मान लीजिए है बट थोड़ा तो काम करता है। तो दोनों को मिला देंगे तो ठीक है, आप जो काम करने वाला 98% करेगा, 2% तो हेल्प करेगा, हाँ या ना? तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर प्योर वाटर रहता तो उसको 100 डिग्री सी लगता, क्योंकि इसको सिर्फ वाटर को ही यहाँ पे 1 ATM क्रिएट करना पड़ा। और अगर ये प्योर रहता तो इसको 600 डिग्री लगता। अब दोनों को मिला दिए तो नहीं लगता कि अलकतरा और वाटर कंप्लीटली एग्जाम्पल ऑफ द कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, हाँ या ना? हाईली नॉन पोलर, हाईली पोलर, तो कंप्लीटली इमिसिबल। तो अब यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर क्या रहेगा? P0A प्लस P0B। तो
नहीं लेता कि टोटल प्रेशर, अब इसमें अगर मैं ये बोल दिया पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ठीक है, ए वैल्यू बहुत ज़्यादा है बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कैरेक्टर है, बट नहीं लेता कि टोटल प्रेशर का वैल्यू पी नॉट ए से ज़्यादा रहेगा, हाँ या ना, क्योंकि इसमें थोड़ा तो पी नॉट भी आया, करेक्ट। तो अगर पी नॉट अगर प्योर ए रहता तो उसका 100 डिग्री सी रहता, क्योंकि इसमें सिर्फ ए को ही डेवलप करना पड़ता। इन दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद 1 atm जब 1 atm जब डेवलप होगा तो उस 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा? बोलना है सर वाटर का ज़्यादा रहेगा। किसका ज़्यादा रहेगा? और अलकतरा का कम रहेगा। लेकिन दोनों मिलकर जो 1 atm क्रिएट करेगा, उन्हें लगता है कि 1 atm क्रिएट करने में उसको 100 डिग्री से भी कम लगेगा टेम्परेचर, हाँ या ना। प्योर वाटर रहता तो सिर्फ उसी को वेपर क्रिएट करना पड़ता, और ये कम्प्लीटली इमिसिबल है। तो अगर प्योर वाटर रहता तो यहाँ पे सिर्फ लिखते वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को 1 atm होना पड़ता। लेकिन जब दोनों मिक्स करते हैं तो दोनों मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या रहेगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर जो भी पेट्रोलियम है। तो इस तरीके से दोनों मिलकर 1 atm का जो प्रेशर है वो वाटर का जो 100 था उससे ज़्यादा टेम्परेचर खर्च होगा या उससे कम टेम्परेचर पे हो जाएगा? कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, और वो टेम्परेचर 98 डिग्री के आसपास हो जाएगा। इसका मतलब किसको ज़्यादा बेनिफिट हो गया? वाटर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया या अलकतरा को बेनिफिट हो गया बॉइलिंग पॉइंट के लिए? तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? यस। और एक कंपनी में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होता है। यानी कि अगर हम सपोज कीजिए कि वैसा कोई भी पेट्रोलियम सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट इज सो मच हाई लाइक अलकतरा, तो उसको बॉयल करने के लिए हम लोग उसके ऊपर से वाटर का वेपर भेजते रहते हैं, तब जाकर उसका बॉयल जो काम 600 डिग्री पे होता रहता है वो काम कितना डिग्री पे हो जाता है? लेस देन 100 डिग्री पे। तो कितना एनर्जी का कंजम्पशन कम हो गया, हाँ या ना। यस। तो इसी को मैं पढ़ दे रहा हूँ जो मैं समझाया आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीम डिस्टिलेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड इज लेस देन इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 लिक्विड्स। इसका मतलब है कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, इसका 600 डिग्री है, तो इन दोनों को मिला देते हैं, तब जब बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। तो इंडिविजुअल से कम हो जाएगा मतलब 600 से तो कम रहेगा, बट ये भी इससे भी तो कम रहेगा। तो दोनों से कम जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या रहेगा? 100 और 600 के बीच में रहेगा या 100 से भी कम रहेगा? 100 डिग्री से भी कम हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन स्टीम डिस्टिलेशन, a system of a immiscible liquid will boil when total vapor pressure becomes atmospheric pressure. The boiling point of mixture is hence lower than with respect to individual boiling point. अब उसमें एग्जाम्पल के तौर पे a liquid generally organic compound that is immiscible with water, immiscible water has a higher boiling point with respect to water is boiled at much lower temperature by passing a steam through it. In this way, organic liquid can be purified from impurity by using a steam distillation. तो इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है, ये बोर्ड के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मेन थीम यही था। मेन थीम था कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हम लोग वाटर को मिक्स कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम वाटर को क्यों मिक्स करते हैं? तो वाटर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जनरली पेट्रोलियम अगर है तो हाईली नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। अब वाटर जनरली आपको इजीली अवेलेबल भी है, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, और उसके साथ मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन का कंप्लीटली इमिसिबल सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो जाएगा।
तो जो काम 600 डिग्री पे कर रहे थे वही काम 95 डिग्री पे होगा, तो नहीं लगता कि एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कम हो गया, कॉस्टिंग बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं कि ए का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है और बी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है, इन प्योर फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्योर फॉर्म में। लेकिन जब दोनों को एक साथ लाते हैं, एक साथ लाने के बाद भी साथ में है लेकिन साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी जब साथ में लाते हैं तो साथ में इमिसिबल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो जाएगा। अरे बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? मिसिबल या इमिसिबल? इस का। ऐसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, हो गया ना? अभी तक आप पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशन। और यहाँ पे स्टूडेंट ओल्ड बैच, मैं यहाँ पे आपको मोलरिटी ये सब नहीं पढ़ाया क्योंकि ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन समटाइम्स कॉन्सेंट्रेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि चैप्टर का नाम ही था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूशन। ओके, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, पहला पॉइंट, हाउ मेनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा? फुल फॉर्म इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद इसमें भी दो टाइप का सिचुएशन को हम लोग डील करेंगे। एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जो आप सोच रहे थे पेपर पे उतना ही वैल्यू मिल रहा है, लेकिन एबनॉर्मल का मतलब वो ये हुआ कि जो आप सोच रहे थे या तो उससे ज़्यादा मिल जाता है, नहीं तो उससे कम मिल जाता है ड्यू टू एसोसिएशन या डिसोसिएशन, जिसको मैं सेकेंड लास्ट क्लास में देखूंगा। तो एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा होता है सॉल्यूशन का, वैसा प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, साइज, शेप या नेचर ऑफ पार्टिकल। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को डील कर लेंगे, अब बाद में इस पार्ट पे आएंगे।
इसमें एक फैक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे, आप लोग को अगर पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे, वान डेर फैक्टर। कौन सा फैक्टर? वान डेर फैक्टर। तो अभी इस पार्ट में नहीं आएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि जितना भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है वो विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है। ऑल दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? तो फॉर ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या रहेगा स्टूडेंट? नॉन वोलेटाइल। बट सॉल्वेंट शुड बी नहीं, सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। ओके, इसका मतलब है कि जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे ए और बी का, और अगर ए को सॉल्यूट बोल रहे हैं और बी को सॉल्वेंट बोल रहे हैं, तो मेरा सॉल्यूट क्या रहेगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा। पहला पॉइंट हो गया। इसका मतलब इन सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मेरा सॉल्यूट क्या रहेगा? नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या रहेगा? वोलेटाइल रहेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल NaCl इन वाटर, ऐसे मान लीजिए, या यूरिया इन वाटर, करेक्ट। तो यूरिया या NaCl वो क्या है? नॉन वोलेटाइल कैरेक्टर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पॉइंट ए है, इसको ध्यान सुनिएगा। इस ए पॉइंट क्लियर रहेगा तो आगे क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप लोग को क्लास असाइनमेंट मिल गया है स्टूडेंट? व्हाट्सएप कर दिए थे? ओके। तो ये क्लास असाइनमेंट आप मतलब क्या सॉफ्ट कॉपी से ही काम करते रहते हैं या उसके लिए अलग मोबाइल रखते हैं? जैसे मैं पढ़ाते रहा, बोला कि क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, तो कैसे देखते हैं? अच्छा, लैपटॉप असाइनमेंट वगैरह एक आध दो हार्ड कॉपी भी निकाल लीजिएगा। नॉन वोलेटाइल जैसे भी है, लेकिन क्वेश्चन बनने से मतलब है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नीदर फ्रीजेज नॉर वेपोराइजेज। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या कैरेक्टर रहेगा स्टूडेंट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना ही वेपोराइज करेगा और ना ही फ्रीज करेगा इन जनरल। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। हो सकता है इस प्रॉपर्टी के कारण आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाए। ओके, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग डील कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यहाँ पे ए मेरा है सॉल्यूट, बी है सॉल्वेंट, करेक्ट। और इसको इट इज काइंड ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा एक सॉल्यूशन है A प्लस बी, और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। सब लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है प्योर बी। तो जब प्योर बी है और यहाँ पे मैं ये बोला हूँ कि मेरा पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने ये बोला है कि सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल है। ये नहीं बोला है कि मेरा सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इमिसिबल है। मैंने ये टर्म यूज नहीं किया।
कि सॉल्यूट इज इमिसिबल, सॉल्यूट इज कंप्लीटली मिसिबल, ओके, इट फॉर्म द सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में, जस्ट फॉर एग्जांपल इट इज काइंड ऑफ NaCl इन वाटर, तो क्या NaCl इन वाटर कंप्लीटली इमिसिबल है या वेरी मच सॉल्युबल? दैट्स वाई मैंने ये नहीं बोला कि मेरा कंप्लीटली इमिसिबल है, मेरा सॉल्यूशन मिसिबल है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो रहा है और सॉल्यूशन बना रहा है। क्या बना रहा है स्टूडेंट? सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। तो अगर यहाँ पे B और A यहाँ पे है मेरा सॉल्यूशन A और B का, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ कंप्लीटली मिक्स है, सॉल्युबल है। अगर प्योर सॉल्वेंट रहता, प्योर सॉल्वेंट, तब तो XB का वैल्यू 1 है या ना? और तब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब PV क्या लिखते हैं? P0B है या ना? इंपॉर्टेंट है, बोलते रहिएगा। लेकिन इस सिचुएशन में प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जब आप सॉल्यूशन बना के रेडी हैं, तब यहाँ पे XA का भी कुछ वैल्यू रहेगा और XB का भी तो कुछ वैल्यू रहेगा, करेक्ट? अब यहाँ पे क्या XB का वैल्यू 1 होगा? ये वैसा एग्जाम्पल नहीं है, कंप्लीटली इमिसिबल वाला नहीं, ये प्रॉपर सॉल्यूशन बना है जिसमें A और B आपस में कंप्लीटली सॉल्यूशन बनाया और मिक्स हुआ है, करेक्ट? तो तब जब दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिसिबल है, तब उस केस में तो B का मोल फ्रैक्शन 1 लेने का कोई मतलब है? B का मोल फ्रैक्शन 1 नहीं लेंगे यहाँ पे, करेक्ट? तो प्रॉपर मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर A का नंबर ऑफ मोल्स Na है, B का नंबर ऑफ मोल्स Nb है, तो नहीं लगता है कि XA इक्वल टू हो जाएगा Na बाई Nt, है या ना? और XB के लिए क्या हो जाएगा? Nb बाई Nt। तो इस सिचुएशन में, फॉर दिस सिचुएशन, अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया है, कंप्लीटली मिक्स भी है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के क्या हम लोग ये लिख सकते हैं स्टूडेंट? P0A XA प्लस P0B XB, हाँ या ना? लिख सकते हैं, बट P0A का वैल्यू कितना? 0, करेक्ट? 0 क्यों? क्योंकि मेरा सॉल्यूट क्या था? नॉन वोलेटाइल था। तो जो नॉन वोलेटाइल है वो वेपर क्रिएट करेगा क्या? उसका खुद का वेपर प्रेशर रहेगा? उसका खुद का वेपर प्रेशर नहीं रहेगा। बट खुद का वेपर प्रेशर नहीं रहेगा, बट किसी के साथ मिक्स होकर उसका वेपर प्रेशर जरूर कम कर देगा, हाँ या ना? प्योर B रहता तो वेपर प्रेशर कितना होता? P0B। अब यहाँ पे जब A और B आपस में मिक्स हो गया और A वेपर नहीं बनाता है, बट फिर भी जब सॉल्यूशन बना है, तो क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अभी क्या P0B के बराबर है, या इसका वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये P0B XB हो गया, हाँ या ना? तो अब क्या ये वैल्यू क्या P0B से बड़ा वैल्यू है या छोटा वैल्यू है? और आपको नहीं लगता कि PS यहाँ पे जो है एक्चुअली PB ही है, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अगर सोचिएगा, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये अगर ठीक है, यहाँ पे वेपर में कौन जाएगा बोले तो? सर B जाएगा। यहाँ पे वेपर में कौन जाएगा? क्या हम साथ साथ हैं? यहाँ भी B ही जाएगा, बट इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कम जा पाएगा, हाँ या ना? वेपर प्रेशर कम क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे भी B है और यहाँ भी B है, तो नहीं लगता कि यहाँ का जो लेकिन यहाँ पे बोलने का तरीका क्या हो गया? यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जो BA है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट वो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप ये लिखते हैं ना स्टूडेंट, PA प्लस PB अकॉर्डिंग टू डाल्टन, बट PA तो 0 ना, तो नहीं लगता कि PA प्लस PB, PS इक्वल टू PA प्लस PB बिकम्स PB। इसका मतलब इस केस में भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ B, करेक्ट?
नॉट प्योर बी, नॉट प्योर बी, प्योर बी नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ बी, हाँ या ना। प्योर बी अगर बोलेंगे मतलब वो सॉल्यूशन नहीं था, तब तो पी नॉट बी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट। तो अब देखिए, तो अब यहाँ जो वेपर प्रेशर ऑफ, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अब जो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हुआ वो होगा पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ देखिएगा, ये है इक्वेशन सेकेंड और ये था इक्वेशन फर्स्ट। तो बताइए, सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन में आते हैं, कहाँ से कहाँ, सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन में आते हैं तो वेपर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा हुआ या कम हो गया, इंक्रीज किया या लोअर हो गया, लोअर हुआ। तो डिक्रीज होना या लोअर होने के लिए लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। क्या लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। तो एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, और जो मैं बोलूँगा उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सबसे पहले LVP फुल फॉर्म लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कोई पूछेगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो बोलना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन बोला जैसे ही बोल दिया मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेगा, सॉल्यूशन जैसे ही बोल दिया मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेगा। तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना अमाउंट से कम हो जाता है उसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसको बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो क्या आप लोग इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे, तो लिख लीजिए, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, एक दो बार लिखे रहिएगा तो याद रहेगा। इसका मतलब हुआ पी नॉट बी माइनस पी एस, पी नॉट बी माइनस पी एस इज कॉल्ड व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और पी एस का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, पी नॉट बी एक्स बी, और यहाँ से कॉमन क्या पी नॉट बी ले सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स बी, हाँ या ना। और 1 माइनस एक्स बी का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, वेरी गुड, एक्स ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा ना, ये वैल्यू ज़्यादा तो ये वैल्यू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या रहेगा, डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होगा ना। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वो जो डिफरेंस का मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, इट इज़ काइंड ऑफ बाई माइनस एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो बाई माइनस एक्स का वैल्यू बड़ा कब होगा, जब बाई माइनस एक्स का डिफरेंस ज़्यादा होगा, ये होगा ना। तो इसका मतलब एक्स ए का वैल्यू ज़्यादा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो आपको नहीं था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूट रिस्पॉन्सिबल हो गया, अगर सॉल्यूट नहीं रहता और प्योर भी रहता तो पी नॉट भी ही ऑलवेज क्रिएट करते रहता। तो एक्चुअल में ये होना भी चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, किसके लिए। तो लास्ट में जाके प्रूफ कर देंगे कि फॉर ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और वो मैं फर्स्ट क्लास में पहला लाइन में ही लिख दिया हूँ
दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्वेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसलिए मैं चाहता तो यहाँ पे एक्स भी रहने देता, बट मैं जानबूझ के इसको एक्स के टर्म में कन्वर्ट किया हूँ। करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट इसका फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यस, तो RLVP इक्वल टू, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना था स्टूडेंट, P0B x से, हाँ या ना, R डिवाइडेड बाई P0B, और P0B आपस में कैंसिल। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, P0B माइनस PS था ना, बाई P0B इक्वल टू व्हाट, XA, हाँ या ना। और XA के लिए आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं NA बाई NA प्लस NB, NA बाई NA प्लस NB। चलिए अब स्टूडेंट मुझे इसका वैल्यू बताइए, दिस इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द RLVP, दिस इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है RLVP। क्या नाम है, RLVP। अच्छा, 9th या 10th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ते थे कि एक थ्योरम और उसी का सब थ्योरम कुछ बनता था, एक थ्योरम में रहा और उसी के पार्ट से कुछ और रिजल्ट आया तो उसको हम लोग कुछ बोल देते थे। तो P0B, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, P0B माइनस PS बाई PS इक्वल टू व्हाट, तो P0B, अब PS के लिए P0B XB, हाँ या ना, R डिवाइडेड बाई P0B XB। और एक कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बोलिए, ये हो जाएगा P0B X से, हाँ या ना, अब P0B XB, ठीक है, P0B कॉमन ले लिए, अब P0B कैंसिल, तो कितना हो गया, XA बाई XB, और XA बाई XB, तो P0B माइनस PS बाई PS इक्वल टू क्या, यहाँ से ये आ जाएगा NA बाई NB, हाँ या ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जब ये मेरे पास फार्मूला था ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो फिर इस फार्मूला पे क्यों आए, मेरा आंसर है कि इस फार्मूला पे इसलिए आए कि इस फार्मूला में यहाँ पे NA बाई NB करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट योर RLVP, दिस इज योर RLVP। RLVP में नीचे क्या रहना चाहिए, P0B, यहाँ पे क्या है, P0B है या PS है, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया, प्रूफ कर दिया कि वो होता है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे देखिए, P0B माइनस PS
बाई पी नॉट बी, क्या ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ से? हाँ या ना? यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। ए वैल्यू और ए वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रहा है या सेम वैल्यू है? सेम वैल्यू है। अब बट यहाँ पे पी नॉट बी माइनस, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए तो जरा सा फास्टली। तो नहीं था कि यहाँ पे हो जाएगा पी एस बाई पी नॉट बी, हाँ या ना? पी नॉट बी आपस में कैंसिल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एन बी बाई एन ए, एन बी बाई एन ए। अब चलिए देखिए तो कहीं पे कुछ मिस, ओही सॉरी वही मैं सोच रहा था कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? हाँ या ना? उल्टा कर दिए, पी एस बाई पी नॉट बी इक्वल टू दिस, तो पी नॉट बी बाई पी एस इक्वल टू भाई जस्ट उल्टा हो जाएगा। और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 प्लस एन ए बाई एन बी, हाँ या ना? एन बी से डिवाइड कर दिए और इस 1 को इधर ले आए, पी नॉट बी बाई पी एस और माइनस 1 इक्वल टू एन ए बाई एन बी। और इसको जब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो नहीं लगता कि यहाँ पे पहुँच गए आप, हाँ या ना? तो जहाँ से शुरू किए थे वो आपका क्या था? बोलिए सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? तो इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो मैथमेटिकल इफ एंड बट करके यहाँ पे आए हैं। तो कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैथमेटिकल कोई इक्वेशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें कुछ भी नहीं किए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, तो ए टर्म और ए टर्म डिफरेंट रहेगा या सेम ही रहेगा? कुछ नहीं किए थे, बस यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, तो सेम ही टर्म था ना। और इसी को प्लस माइनस करके यहाँ पे पहुँच गए नहीं, ताकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होते हुए भी इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, करेक्ट? दिस इज नॉट योर आर एल वी पे, बट इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जैसा हम लोग प्रॉब्लम बनाने के लिए, फास्ट प्रॉब्लम बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। और उसमें मिस्टेक ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट आर एल वी पी के लिए डायरेक्ट एन ए बाई एन बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एन ए बाई एन बी, बट आर एल वी पी इज नॉट एन ए बाई एन बी, आर एल वी पी इज एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ओके? बट तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा कि इस आर एल वी पी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, बट मैं उस इक्वेशन का नहीं यूज करके मैं इसका यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन थोड़ा फास्टली सॉल्व हो जाता है। एन ए बाई एन बी करता हूँ, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी करते हैं तो उसमें फिर मुझे एन ऐड करना पड़ता है, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन। बट ऐसे एन ए बाई एन बी करते हैं तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहता है, ओके? अच्छा, मानते हैं कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसमें वाटर दिया हुआ है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री बोला हुआ है। कितना डिग्री या बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो नहीं था बॉइलिंग पॉइंट का अगर टेम्परेचर दिया रहेगा और वहाँ पे फिर वाटर का प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है, तो देने का रिक्वायरमेंट है या बॉइलिंग पॉइंट वो 180 ही रहेगा? अगर कोई टेम्परेचर दिए और बोले कि दिस इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड, अगर बोल दिए दिस इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड, तो क्या अलग से मेंशन करना पड़ेगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड इसका मतलब है कि इसका वेपर प्रेशर 180 के बराबर। वो तो ऑब्वियस डेफिनेशन से ही पता चल गया ना कि लिक्विड का बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का तभी होगा ना जब उस पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर 180 के बराबर होगा, करेक्ट? तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आपको मिलेगा जिसमें लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा, बट उस बॉइलिंग पॉइंट पे आपको प्रेशर नहीं मेंशन किया जाएगा,
तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर क्या लेना है, इन जनरल ग्राउंड का वैल्यू लेते हैं, वो कितना एटीएम, 1 एटीएम। चलिए आप लोग क्लास असाइनमेंट निकालिए, और इसमें एक्सरसाइज पेज नंबर 2 में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10, यस।